अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 6 जजेस का एक साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखना गैर मामूली बात थी। अब उसके बाद के वाक़यात भी जो हैं वो गैर मामूली नौइयत के ही हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 फुल कोर्ट्स के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं। उसके बाद एक सिंगल बेंच जो है इंक्वायरी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन गिलानी की निगरानी में तश्कील पाता है, लेकिन फिर वो इस बेंच को लेकर चलने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अज़ ख़ुद नोटिस ले लेते हैं और अब इस अज़ ख़ुद नोटिस की समाअत जो है वो कल से होने जा रही है। ये गैर मामूली नौइयत का जो मामला है, क्या इसके अंदर जो कुछ इस ख़त का मतन है और जो कुछ कहा गया है, गो कि उसके अंदर जो तकाज़ा है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अदलिया के काम में मुदाखलत के हवाले से जो है वो रहनुमाई फरमाए। लेकिन अब इस वो मोटो का दायरा इख्तियार जो है वो क्या होगा कि इस सारे की तहकीकात होगी। जजेस जो हैं क्या उनके जो बयान हैं, क्योंकि वो जज हैं, वही काफ़ी समझे जाएंगे या इसके लिए उन्हें कोई एविडेंस भी देना होगा। इसके बाद तहकीकात का जो मरहला है वो ज़ाहिर है कि इदारा जाती सतह के ऊपर होगा और हमारी इदारा जाती सूरत हाल जो है वो भी सबके सामने है। क्या इसके नतीजे में 2 इदारों के दरमियान एक तसादुम जो है वो होने जा रहा है? क्या ये मामला जो है वो सिर्फ यहीं पर रुकेगा या ये कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी तक इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर ही ले जाया जाए कि पता चल सके कि क्या सूरत हाल जो है वो होती रही है। देखना ये है कि इसको सियासी रंग उस वक़्त मिला जब ये सोशल मीडिया के ऊपर इसको डाल दिया गया। इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया, इसको सीक्रेट नहीं रखा गया और फिर जाहिर है कि इसमें सियासी अवामिल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उजागर होना जो हैं वो शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसले कर रही है जो हक़ में आ रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट के अंदर हमाद अज़हर साहब की 51 ज़मानतों का फ़ैसला हो या राहदारी ज़मानतों के हवाले से महदूद मुद्दत के अंदर फ़ैसले हों, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को काबिल कबूल हैं। लेकिन जब वही पेशावर हाई कोर्ट ये कहे कि जी स्पीकर साहब जो हैं वो ओथ लें मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वो चूँकि अपने हक़ में नहीं है तो वो नाकाबिल कबूल है। अब जिस तरीके से मामलात आगे बढ़े हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, उसके अंदर ज़ाहिर है कि तोशाखाना केस में जो एक सज़ा मुअत्तली है, फिर उसके साथ साथ जो है हमाद अज़हर साहब वाला मामला है। एक दिन में ही बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस तरीके की हुई हैं और उसने तवाज़ुन जो है वो उसको फिर एक साइड के ऊपर डाल दिया और ये बात कही गई कि ये एक शऊरी कोशिश है जो इस वक्त एक गंभीरता बनी हुई है उसको मज़ीद उलझाने के हवाले से। अब इसमें एक और बुनियादी सवाल भी है और वो ये है कि क्या ये जो समाअत होने जा रही है ये खुली समाअत हो या इसको इन कैमरा होना चाहिए। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये खुली समाअत हुई तो इसमें अदलिया के अपने ढांचे को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है कि जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने हामिद ख़ान के ज़रिए एक पटिशन फ़ाइल किया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ज़रिए एक अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए, वो इसकी तहकीकात करे और फिर इसमें मुलव्विस अफराद जो हैं उनको सज़ाएँ दे। एक जानिब अज़ ख़ुद नोटिस की जो है वो ख्वाहिश है और दूसरी जानिब ये सिलसिला है। ये वो तमाम सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमायूं महमूद साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं
जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि कल ये जो समात होने जा रही है, ज़ाहिर है बड़ी एक गैर मामूली नौइयत की समात होगी। आप क्या समझते हैं कि ये समात बिल्कुल खुली समात होनी चाहिए, या आप ये समझते हैं कि मामलात कुछ इस नौइयत के हैं कि इसको इन कैमरा होना चाहिए? देखिए, होगा क्या ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर होना क्या चाहिए हमारी राय में वो ये है कि मामला खुला होना चाहिए। इस मामले में इस हवाले से या बहुत से हवालों से कौम के ज़हनों में बहुत से शकूक है, और दो के जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, इसमें बहुत सारी रिजर्वेशंस मेरी ज़ाती भी हैं। डिले क्यों हुआ, इकट्ठा क्यों लिखा, उस वक्त कंटेम्प्ट क्यों नहीं ली, बहुत सारी इस तरह से हैं। मगर स्टिल जो है ना, जो कुछ हुआ वो दुरुस्त है, जो कुछ वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। और सिर्फ वो नहीं कह, जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बल्कि इसके अलावा जो नहीं कह रहे वो भी यही बात है। और अगर आपने इसको दूर करना है, अगर आपने मुल्क कौम को सही पटड़ी पे चढ़ाना है, तो फिर इन बातों को दुरुस्त करना होगा। आपने दस्तूर के दायरे में लाना होगा। अगर दस्तूर के दायरे में नहीं लाएंगे तो आप पहले बहुत कुछ खो चुके हैं, अब मज़ीद खोने के लिए फिर तैयार रहिएगा। आपके यहाँ जो बहुत सी सूरत हाल जिसको जो है ना वो जिसका कोई आपके पास जवाब नहीं है, या जहाँ पे आप जो है ना वो गैर मामूली तौर पे इन्वॉल्व हो गए हैं और फिर दूसरे मुल्कों को उसका इल्ज़ाम देते हैं, उसकी वजूहात आपका दस्तूर पे अमल ना करना है। आप इस दस्तूर पे अमल करिए, और दस्तूर का एहतराम जो है वो इसी तरह से होता है जैसे, बल्कि ये फिर ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, मगर मुक़द्दस किताबों से कुछ कम दर्जे पे ये मुक़द्दस किताब है, और इसका एहतराम आपको इसी तरह से करना है, मनो अन करना है। और अगर आप नहीं करेंगे, आप ताकत के बल पे नहीं करेंगे, तो फिर ये मुल्क ख़राब हो रहा है, तेज़ी से ख़राब हो रहा है। आप बहुत सारे मसाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका फिर आपको इलाज नहीं मिलेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक छोटा सा सवाल और है इसमें। देखिए, जब ये ज़ाहिर है कि इसकी जब समात होगी तो बात जो है रहनुमाई मांगी गई है, और एक तरफ तहकीकात का भी मामला है। तो एक तो ये है कि इस सूरत हाल को देख कर ये कहा जाए कि आइनी हदूद में जो है वो रहा जाए। दूसरा, जब तहकीकात का अमल मुतालबा है, वो किस तरीके से इस समात के हवाले से उसकी तसल्ली या तशफ़ी हो सकती है? नहीं, तहकीकात ऑफ वट, मैं इस बात की मुझे समझ में नहीं आई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो इल्ज़ामात उसमें लगे हैं, उस ख़त के अंदर ज़ाहिर है कुछ इल्ज़ामात हैं और मुतालबा ये है कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जजेस ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये चीज़ें इस तरीके से आती हैं और हमें समझ नहीं है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट का अंदर रास्ता नहीं है, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या करें। वो रहनुमाई ये है, वो रहनुमाई कोर्ट उनके पास थी मौजूद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी रिजर्वेशन है। इतना डिले किया, ये मेरी रिजर्वेशन है। देखिए, उसमें आपके पास कंटेम्प्ट की प्रोविजंस थी। जिसने भी ये जुर्रत की थी, जिसने भी ये हरकत की थी, आपको इमीडिएटली वो मामला जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ जो है इनिशिएट करना चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। फ़र्ज़ करिए कि आपके कमरे में कैमरे लगे थे, आपको इमीडिएटली वही काम करना चाहिए था। आपके बेडरूम में कैमरे लगाए गए थे, आपके बेडरूम में जो है ना आपको इमीडिएटली जो है ना मामला रिपोर्ट करना चाहिए था उसी वक्त। आपको उसमें शर्माने की बात नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ये ब्लैकमेलिंग जो है ना ये मुल्क को खा रही है। ये बज़ाहिर ये समझा जाता है कि मुल्क के मफाद में या ये मुल्क के मफाद के नाम पे ये हरकतें की जाती हैं, मगर ये इनफैक्ट मुल्क को ये चीज़ें ख़राब कर रही हैं। और अगर आप किसी के ज़हन में भी ये है कि आपके 6 जजेस जो है ना वो इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, तारीरी तौर पे भी या ज़ुबानी तौर पे भी, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो आप मामला जो है ना फिर आप आगे कहाँ से चल सकते हैं, जब आपकी आला अदलिया के बारे में आपके जहनों में ये सवाल हो कि उनके सच और झूठ को परखना है, उस बारे में तहकीक करनी है, तो फिर यकीनन जो है फिर हम जो है ना, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क जो है वो माशी तौर पे जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। मैं कहता हूँ अखलाकी तौर पे भी फिर आप डिफ़ॉल्ट कर गए। अब जाहिद खान साहब, इसमें ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपके पास इख्तियार है सज़ा देने का भी, आपके पास इख्तियार है उस चीज़ को
आप बहैसियत जज जिस तरीके से टैकल करना चाहें आप करें। आप 1 साल इंतज़ार भी करते हैं और फिर उसके बाद जो है इस नौइयत की चीज़ जो है वो सामने आती है और फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब मकसद क्या लग रहा है? क्योंकि इस तरीके से आपने इसको सोशल मीडिया पे डाला, अगर आप संजीदा थे तो फिर ये एक अदालती सेटअप का तरीक़ाकार होता है, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए था। देखिए नदीम हुसैन साहब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे अगर आप पहले जाए पाकिस्तान के सारे तारीख पे, तो इस इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो शिकवा कर रहे हैं ये हमारी जुडिशरी उनका बी टीम रहा और आज तक है, इसमें कोई दूसरे राय हो ही नहीं सकते हैं। अब मुझे आप बता दें कि जी जो 6 जजों ने ये लेटर लिख के और फिर खुद प्रेस को रिलीज भी किया है, क्या ये अखलाकियात के मुताबिक है? क्या ये कानून और आईन के मुताबिक है? दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आपको पता है कि जो 6 जजेस है उसकी जो स्पोक्समैन है वो तो पीटीआई है, और ये जो फैसले करेंगे, कल भी किया है और आज भी करेगा, तो वो तो देखिए वो तो लोग उस नजरों से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि देखिए ये जब आईन पे हल्फ उठाते हैं तो उसमें सारी चीजें हैं। वो ये लफ्ज जरूर उसमें है कि हम बला खौफ खतर कानून और आईन के मुताबिक फैसले करेंगे। ये है, लिखा है कि नहीं लिखा है? आप मुझे बता दें कि जब इनका ये हाल है कि एक इंस्पेक्टर से डर के लेटर लिखते हैं, तो फिर ये दहशतगर्द जो हमारे और ये हुआ है, मेरे पास कई मिसालें हैं कि जब मेरे सूबे में दहशतगर्दी हो रही थी, जब लोगों को दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर रहा था, ये जमानतें ये जुडिशरी उनको देते रहे। तो आज अगर कोई कल जो टेररिस्ट है उनको हो तो ये उनका भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरे ख्याल में ये 6 जज फारिग हैं, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए और घर में जाना चाहिए। और जो अभी सो मोटो एक्शन लिया गया है, सर ये सो मोटो एक्शन में ऐसे जरूर करे कि ये 2011 से लेकर 2023 तक जो भी कुछ हुआ है, चाहे जुडिशरी ने क्या, जुडिशरी में जो 3 चीफ जस्टिस थे साकिब निसार से लेकर ये आखिर तक, तो ये इनका भी, और वो जो आईएसआई के चीफ थे उन सबको बुला के कठेरे में खड़े करके इन 6 जज समेत और बिल्कुल लाइव दिखाए, ताकि कौम को पता चले कि ये क्यों एक गेम 70 साल इस कौम के साथ खेला गया, इस मुल्क के साथ खेला गया, जो आज इस मुल्क को हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे बता रहे कि मेरे पेशावर के हाई कोर्ट एक बंदे जब रुपोश है वो नहीं दे रहे, जमात कह रहे ना, वो गिरफ्तारी दे रहे, और आप उसको जाते हो 51 फैसलों में वो बंदा लाहौर का है। तो क्या ये तालिबान के साथ पेशावर में बैठा हुआ था क्या? क्योंकि पेशावर में तो कोई और जगह तो नहीं है ना, ये तालिबान के साथ सारे बैठे होंगे जो धड़ाधड़ की जमानतें लेके आ रहे। तो मुझे आप बता रहे कि जब यहाँ तक आपकी अदलिया चली जाए, जब आपकी इतना जो कानून जो आपकी इंसाफ इतना गिर जाए, फिर उस मुल्क का क्या बनेगा? मैं आता हूँ जाहिद खान साहब, जरा इसको ओपन कर लें। जी मैं आखिरी बात करूं। अभी जो सो मोटो एक्शन लिया गया, ये सो मोटो एक्शन में अभी सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। 2011 से लेकर 2023 तक आईएसआई की जो चीफ से उनको भी बुलाना चाहिए, ये जो हमारे चीफ जस्टिस थे इनको भी बुलाना चाहिए, और ये 6 को खड़े करें। और ये 6 कल से ये जिससे बात शुरू हुई उससे मेरे ख्याल में इमरान खान के केस को न उठाए। अगर ये केस को उठाएंगे, फैसला करेंगे, तो मुतनाज़िया होंगे, वो सही हो ही नहीं सकते। हुमायूं अहमद साहब, हामिद खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है आपके प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को स्पीयर हेड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस ले। अब लाहौर हाई कोर्ट बार ने उनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, जो इसकी तहकीकात करे और जिसमें मुलविस अफराद हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ। तो आप क्या आज खुद नोटिस का जो बेंच समाअत कर रहा है उसमें अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, या ये कि आप ये समझते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो एक उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो बात मेरे ख्याल में जिस वजह से उन लोगों ने कही है वो ये है कि
जब भी जो जो जुडिशरी है वो खुद नॉर्मली वो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो वो या किसी ना किसी को अपॉइंट करती है और या फिर उन्हीं में से किसी जज के अंडर सुपरविजन ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये चूंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, ये 6 जजेस है, इसका मतलब है इस वक्त जो 8 में से 6 का मतलब है 75% ऑफ द जुडिशरी, मींस कि मोर देन 2/3 ऑफ द जुडिशरी ये बात कर रही है। अगर हम उसको लेकर जाते हैं पार्लियामान के अंदर, तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामान जो है ना, वो आपका आइन बदल सकती है। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस जुडिशरी द नंबर्स आर। एक बंदा गलत कर सकता है, 2 गलत कर सकता है, 3 गलत कर सकता है, 6 गलत नहीं कर सकते। उसके बदले में जो बाकी 2 रह गए, हो सकते हैं वो गलत कर रहे हो, ये भी तो हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं बात के, अब ये इल्जाम को छोड़ दें कि इल्जाम है या नहीं है। सवाल ये उठता है कि उन लोगों ने जो बातें कही हैं, क्या वो बातें हम अपने इर्द गिर्द अपने पास्ट में प्रेजेंट में उस तरह की चीजें देख रहे हैं या नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे हैं। जैसे कामरान साहब ने कहा, बिल्कुल हम देख रहे हैं, और ये हमेशा से होता रहा, आज की बात नहीं है, पिछले दौर की बात नहीं है, उससे पिछले दौर की बात नहीं है, ये 1950s ऑनवर्ड्स थ्रू आउट यही चलता आ रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं तो उसने रुकना है, कहीं ना कहीं तो खत्म होना है। अब बात आ जाती है कि इसको करना क्या चाहिए। देखिए, बेसिकली ये जो है ना, ये जुडिशरी का अपना इंटरनल मैटर है। 6 जजेस ने कहा है हमारे ऊपर ये चीजें होती है। अब कामरान साहब ने कहा है कि पहले नहीं 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 हुमायूं मोहम्मद साहब, ये इंटरनल मैटर नहीं रह गया। जब आपने इसको सोशल मीडिया पे डाला था तो ये पब्लिक मैटर हो गया है। आपने तो इसको सियासी मैटर बल्कि बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह ये है, ये पब्लिक मैटर, पाकिस्तान का मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का मैटर है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती या जुडिशरी इस तरह के मुख्तलिफ इदारों के दबाव में आके या उनसे दबाव में डाल के काम लिया जाता है, तो फिर हम यही होता है ना कि 50 साल बाद, 40 साल बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट का लार्ज फुल बेंच बैठते हैं और कहते हैं कि यार ये जो डिसीजंस हुए थे ये गलत हुए थे। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, और वो जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था या कोई और केस था, उन चीजों को खत्म करने के लिए ये चीजें वंस एंड फॉर ऑल करते हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, एक इस्तदलाल ये भी है कि जनाब, चूँकि वज़ीर आज़म जो हैं वो एग्ज़ेक्टिव के सरबराह हैं, अब वो किस तरीके से अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ तहकीकात जो है वो करवा सकते हैं। लिहाजा ये जो है, ये एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए और फिर हो, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही जो है वो मुश्तमिल हो। तहकीकात तो फिर जो भी जुडिशल कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, तहकीकात तो फिर उन्हीं इदारों ने करनी है ना जो इदारे एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, एक बात तो पहले वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले को डिफेंड किया है। एक तरफ वो कमीशन बना रहे थे और उसी दिन जो है ना वो एक एलामिया जो है ना जारी कर रहे थे, एग्जेक्टिव की बारात का ऐलान कर रहे थे, यानी जजेस को झूठा कह रहे थे। और इसके साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उस कमीशन के, वो तो फिर जिलानी साहब ने भी कह दिया, वो भी होम्योपैथिक थे, कमीशन भी होम्योपैथिक था, और ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, और उसमें भी जो है ऐसी टर्म्स थे कि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होना था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा था। तो अब बात यह है कि अगर कोई कमीशन बनाने की बात होगी, तो कमीशन अगर कह रहे हैं कि कोई इन अदारोों ने अगर वो करना है, तो इन अदारों से जो है ना वो इन अदारों में इतनी जान नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त टेस्ट पे है, मुझे नहीं पता कि वो इस टेस्ट में पास होगी या इस टेस्ट में फेल होगी। मैं इसके लिए दुआ हूँ कि वो इस टेस्ट में पास हो जाए। आप अगर टेस्ट में पास ना हुए तो 139वें नंबर से बिल्कुल आखिर के नंबर पे जाएंगे, जहाँ पे वो आखिरी नंबर पे आपका कोई जिक्र भी नहीं किया करेगा। मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। कल वसीम सिजाद साहब थे मेरे साथ, दे रहा हूँ। जी नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने जब ये बात की है, कल वसीम सिजाद साहब थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जाहिर है ये इस वक्त अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी इन कैमरा समाअत करे। अगर इसको इसी तरह पब्लिक तरीके से किया गया जिस तरीके से इन 6 जजों ने किया है, तो ये फिर पूरा अदालती निज़ाम ही ज़मीन बोस हो जाएगा।
नदीम हुसैन साहब, अदालती निज़ाम नहीं, पूरा निज़ाम आपका मुल्क का ज़मीन बोस हो चुका है। ये अगर आपने इसको संभालना है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है ना रिस्टोर करना होगा। अगर हमने इसको बंद कमरों में ले गए तो फिर लोग इसके बारे में, अगर आप दुरुस्त तरफ भी जा रहे हैं तो लोग इसके बारे में बातें करेंगे। अब जो होना है ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। आप अपने दिल आप अपने जो ना वो गिरबान में झांकिए और दिल से पूछिए कि ये बात सच है या नहीं, आपको ख़ुद ब खुद आंसर आ जाएगा। इधर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपने उसमें देखें और अपने दिल से पूछें कि ये इल्ज़ाम सच है या नहीं है, इनके साथ हुआ या नहीं हुआ, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस बात पे आप सोचिए कि ऐसा होता है या नहीं होता। इसका जवाब आपको नहीं, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। फिर इस पे पर्दा डालने की क्या बात है, फिर इसको छुपाने की क्या बात है। अब बात है दुरुस्त करने की। आप अगर दुरुस्त करेंगे तो मुल्क आपका पटड़ी पे चढ़ जाएगा। आपने अगर दुरुस्त नहीं करना तो फिर जो है ना मुल्क इसी तरह से जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है, मगर कम अज़ कम हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम उस बात से बरात का ऐलान करें। अच्छा, अब इसमें हुमायूं अहमद साहब, जाहिद खान साहब ने एक बात की है कि ये एक मामले को पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया है और ये 6 जजेस जो हैं इनको घर चले जाना चाहिए। अदलिया का ये जो इम्तिहान है, फिर ये इम्तिहान जो है क्या वो सिर्फ इसी 1-1.5 साल तक महदूद रहे, या ये कि कम अज़ कम इसको जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी तक तो ले जाएं कि वो उस वक़्त क्या हो रहा था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है ना, ये जो केस है, इसका स्कोप जो है अकॉर्डिंग टू 184(3) है, इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है। ये उसको जाके टच करेगा। अब उसके बाद अगर ये लोग चाहते हैं, पीछे लेकर जाना चाहते हैं, जस्टिस सिद्दीकी साहब तक लेकर जाना चाहते हैं, उससे पीछे लेकर जाना चाहते हैं, उससे पीछे के लेकर जाना चाहते हैं, या जब से सुप्रीम कोर्ट की तश्कील हुई है उस वक्त से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप देख लें, ये जो पीसीओ के जजेस होते हैं, जो अंडर होते हैं, वो भी एक किस्म के वो जजेस सारे होते हैं ना, जो उसी जो गलत तरीके है उसको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं या उसको एंडोर्स कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें वो हैं। इन चीजों को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान जैसे कामरान मुर्तजा ने बहुत सही तरीके से कहा है कि जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे। नहीं, इसमें हुमायूं अहमद साहब, मैंने आपसे ये इसलिए कहा कि गुजारिश ये है कि इसी तरह का वर्जन जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब का है, तो क्या उसको भी फिर आप ले आए ना। फिर ज़रा ये जो माजी करीब और हाल जो है दोनों को मिला के फिर निकालें कि ये हुआ क्या था। अगर उस वक़्त गलत दुरुस्त था तो आज भी गलत दुरुस्त फिर आप माने, या फिर वो गलती थी तो आज जो गलती है, दोनों गलतियों को इकट्ठा करके उसका फिर तदारुक करें ना। इस तरह है कि अगर कल एक कत्ल हुआ था और आप कहते हैं कि यार भुट्टो को जब हम लोगों ने सजा दे दी थी और उसको जुडिशियल मर्डर कर दिया था, तो फिर एक काम करते हैं ना, आज भी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कल फिर कर लेंगे, उसको जस्टिफाई करते हुए जाएंगे, बजाय अपने आप को रेक्टिफाई करने के आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट बनता नहीं है। अब मैं बात बता देता हूँ, जस्टिस सिद्दीकी साहब की बात ही देखिए, सिंपल सी बात यह कि जस्टिस सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ था, उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया, उन्होंने जाके ओपनली एक तकरीर की जिसकी बेसिस पे उनके ऊपर गया। अब हुआ क्या, वहां पे एक रेफरेंस किया थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, फेयर एनफ, जिस गवर्नमेंट ने भी किया, गलत किया, सही किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज दिया। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो डिसीजन लिया, उसमें से किसी और ने नहीं लिया। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के वर्डिक्ट को नलिफाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि उस जमाने की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत डिसीजन लिया है। अब वो उन्होंने गलत डिसीजन क्यों लिया है, किसी के दबाव से लिया है, तो इसका मतलब यह है कि जजेस में दबाव था तो उन्होंने लिया है, किसी इदारे से या किसी वजह से था तो उन लोगों ने किया ना। तो आप क्यों चाहते हैं कि वो चीजें दोबारा हों, आप क्यों चाहते हैं उस किस्म की चीजें दोबारा हों, ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कोई जाके तकरीर नहीं की, इन लोगों ने उससे सबक सीखते हुए इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही लिखा है कि चूंकि हमारे आइन में इसकी वाजिया बात नहीं है कि जब जज के पास, आप एक किस्म के लिए मिसाल में देता हूं कि मैं जाता हूं जज के पास, मैं कहता हूं कि सर मेरा जो भाई है उसको अगवा कर लिया गया, जज साहब कहते हैं खैर कोई बात नहीं, मेरे भी साले को
फलाने को अगवा कर दिया गया था। मैं कहता हूँ कि जी मेरी वीडियो बन रही है, वो कहते कोई बात नहीं हमारी भी बन रही है। अब आप यहाँ तक आओ कहेंगे अच्छा इसका एक चीज नहीं है, इसका एक और भी बड़ा मसला है। ये जो चीज हो रही है ना, इससे हम ये बता रहे हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये याद रखिए, जितनी भी आर्बिट्रेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो कोर्ट्स के थ्रू होती है। हम दुनिया को क्या पैगाम बता रहे हैं पैगाम दे रहे हैं। मैं आता हूं हुमायूं अहमद साहब नहीं है, हमारी कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है हमारे साथ यहाँ पे। ठीक है, आप बात क्या कर रहे हो, बजाय अपने आप को ठीक करने के आप यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट वाज डन रॉन्ग इन द पास्ट, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि आज भी करो। ठीक है, मैं आता हूं जरा। अब जाहिद खान साहब, मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीर की थी, तकरीर तो लोगों को ढूंढनी पड़ी थी कि क्या है और उसमें से क्या सिलसिला था। तो ये ख़त तो 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के हाथों में था कि ये क्या है सूरत हाल। तो मतलब आप ख़राबी तो एक ही है ना, मर्ज़ तो एक ही है, तो तशख़ीस भी एक ही होनी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये मर्ज़ जो है ये मैदे का है, वो जो है वो दिल का था। तो ये जो है, क्या इसका स्कोप जो है फिर इस तरीके से बढ़े और फिर एक गाइडलाइंस तो आए ना सामने कि किस तरीके से मामलात को लेके चलना है। देखिए नदीम हुसैन साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लेटर लिखा गया उसमें ये जिक्र भी किया गया कि शौकत सदीकी के साथ जो कुछ हुआ था या जैसे भी हुआ था वो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने लेटर लिखा। और साथ ये भी लिखा कि जब काजी फायजी शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ था वो भी हमने मद्देनजर रखी। तो वो ने तो खुद ये सब कुछ लिखे हुए। और आप मुझे बता दें कि तकरीर बेहतर था या लेटर जो रिलीज हुआ, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर, आपको पता है कि वाशिंगटन में जो उनका स्पोक्समैन फॉरेन स्पोक्समैन बात कर रहा था अमेरिका की, तो उस पे एक साहब वहां से सवाल कर रहे हैं कि जी ये 6 जजेस के ये उसी जरीदे को सबसे पहले फीड हुआ था। हाँ, तो ये मुझे आप फिर बता दें कि यहाँ पे कौन से इंसाफ की बात की जाती है, या हर एक बंदा अपने मतलब के लिए, और हर एक बंदा और खासकर पीटीआई तो अपने मकसद के लिए सब कुछ करवा रहे। और इसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि जब आपने अगर करना है तो यही पहले तो इमरान खान को भी बुलाया ना, उसको क्यों, उसने जब ये रेफरेंस बनाया था काजी फाजी शाह के खिलाफ और फिर भेज दिया था एलवी साहब को, एलवी ने फिर उसमें जुडिशल कमीशन में भेज दिया। तो अगर आप वो किसके कहने पे किया था, क्या ना उसके खुद इमरान खान के खुद उसके साथ ना दुश्मनी थी या कोई वजह थी या फैजाबाद केस के ऊपर ये सब कुछ हुआ था। तो ये चीजें तो अगर आपने करनी है, अगर आप खत्म करवाना चाहते तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि जी ये 6 चीज ये परिश्ते हैं, ये 6 चीज मुझे बता दे, ये 6-8 महीने क्यों खामोश बैठे रहे, फिर रिलीज क्यों किया, फिर ये सारे बातें जब अभी कर रहे हैं तो उस वक्त वो देखे जैसे शौकत सदीकी साहब कह रहे कि मैं ये सब ने मेरे साथ सोशल बाइकआउट भी किया था। तो जब ये चीज उनके साथ हो रही थी तो ठीक था। अब इनके साथ अगर ये हो रहा है, देखें अगर ये कहते हैं तो मुझे आप तो मैं तो इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आपने करना है तो आप उस तीनों चीफ जस्टिस को भी बुला लें, आप और उनको जी, और आपने आईएसआई की चीफ्स को भी बुलाया और कटेरे में खड़े करके, ताकि सब पता चल जाए कि है क्या। और वो ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो नई टैक्सेशन पॉलिसी आ रही है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक तरफ तो सूरत हाल ऐसी है कि सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक बड़े पैमाने पर टैक्सेशन की तरफ जा रही है। और जाहिर है कि ये टैक्सेशन जो है ये रिटेलर्स पर भी लग रहा है, ये बड़े शॉप्स पे भी लग रहा है, इसके साथ साथ रियल एस्टेट, सर्विसेज सेक्टर, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही हैं। यकीनन टैक्स जो है उसको हॉरिजेंटली बढ़ना चाहिए। इस बारे में बहुत कुछ पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन देखने की बात ये है कि जो अशराफिया के मामलात हैं वो इस सारे सिस्टम से आज़ाद हैं। और जब ये सिलसिला होता है तो फिर ज़ाहिर है शोर भी मचता है। और अब ये जो भी टैक्सेशन की जा रही है, इस टैक्सेशन का जो दबाव है वो आम आदमी जो है वो भुगतेगा। किसी ने अपनी जेब से नहीं देना और उसने ये इसको आगे ट्रांसफ़र करना है। दुनिया भर में टैक्सेशन जो है उसका एक तरीक़ाकार होता है, इस तरीके से स्लैब्स नहीं होती जिस तरीके से हमारे यहाँ है। टैक्स बहुत महदूद नौइयत के होते हैं और जाहिर है कि उस
वो उसको अमल दरामद जो है वो बड़ी सख्ती से किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो शख्स भी टैक्स देने की पोजीशन में है वो अपना टैक्स जो है वो दे। लेकिन हमारे यहाँ बराह रास्त टैक्स से ज़्यादा बिलवास्ता टैक्सेशन जो है उस पर बड़ा ज़ोर होता है और फिर मसाइल पैदा होते चले जाते हैं। इस पर करेंगे बात, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद अली भट्ट साहब जो चेयरमैन हैं फिफ्थ पिलर के और उसके साथ साथ बड़े बिजनेसमैन हैं इन हालात में, और जाहिर है इस ओखली में भी उनका सर है, तो उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये इस वक्त अब हुकूमत जो है वो टैक्स इस्लाहात की तरफ जा रही है और इन टैक्स इस्लाहात को लेकर पाकिस्तान के वो तबका जो अब तक टैक्स से जिनको इस्तिस्ना हासिल था उनको टैक्स नेट में लाने के लिए काम का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है, मराहिल में होगा लेकिन शुरू हो चुका है, आप इसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा ज़रूर हमें टैक्स देना भी चाहिए क्योंकि मुल्क जो स्टैंड करता है टैक्स पे करता है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, नंबर 1। पर टैक्स देने से आप जिस चीज़ों पे आप टैक्स लगा रहे हैं वो चीज़ें तो डायरेक्टली गरीबों के ऊपर गिरेंगी। पहले आपने बिजली उनके ऊपर गिराई, फिर गैस गिराया, पेट्रोल गिराया। अब आम पब्लिक जो है उसकी अगर 30-32 हज़ार आपने 32 हज़ार रुपया तनख्वाह की है, जो अब हम 32 हज़ार दे रहे हैं मिनिमम वेजेस, 32 हज़ार के ऊपर ये सारे टैक्सेस वो कैसे अफोर्ड करेगा? आप मुझे बताएं, क्या वो रह सकता है? कोई भी आदमी, कोई चाहे आप जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे ना आपको ये टैक्सेस का फायदा नहीं होगा। आप टैक्सेस लगाएंगे भी तो अल्टीमेटली दे ऑल द टैक्सेस विल बी ट्रांसफॉर्म टू द पब्लिक। ये तो ट्रांसफर पब्लिक हो जाएगा। तो उसको मसला क्या है कि क्या आप ये सोचें कि क्या हमारी कौम जो है वो टैक्स दे सकती है? क्या वो जो टैक्सेस आप लगा रहे हैं क्या वो हमारी कौम के ऊपर, अगर आप पब्लिक के ऊपर पड़ते हैं तो क्या हमारी पब्लिक वो टैक्स दे सकेगी? ये ना कि खुदकुशियां शुरू हो जाएं, जराइम शुरू हो जाएं। मैं इसका हल बताता हूं। बेसिकली इनको क्या चाहिए, इनको सबसे पहले अपना जीडीपी बढ़ाना चाहिए। 26 करोड़ की पब्लिक है और आपका जीडीपी है सिर्फ 340 बिलियन। आप मुझे बताएं 340 बिलियन के ऊपर आप कितना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं? 26 करोड़। ये अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि 18% जीडीपी का इन्होंने टैक्स रिकवरी करनी है। मुझे ये बताएं कि ये मिसाल देते हैं डेनमार्क की, नॉर्वे की, उनकी तो आबादी 50 लाख है, 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है। तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 75,000, 80,000, 90,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है। हमारी पर कैपिटा की इनकम कितनी है? $1190, $1250, कभी $1300 हो गई। आप मुझे ये बताएं कि $1200 के ऊपर क्या 26 करोड़ अवाम, वी आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी। आप इनमें से और 18% खींच लेंगे या डालेंगे तो वो कहां से देंगे आपको? इनको ये नहीं सोच रहे कि इनको चाहिए कि भाई आप जीडीपी अपना बढ़ाएं। आपने मैं चाहता हूं टैक्स दें, हम टैक्स देना फिफ्थ नहीं, मैं भट्ट साहब इसमें एक और चीज़ भी है। देखिए रियल स्टेट जो है उसको बड़ा कहते हैं कि ये बड़े पावरफुल लोग इसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और यही वजह है कि ये हमेशा टैक्स नेट में आने से बच जाता है। और अभी भी जो है वो सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि अगर ये आया भी तो किसी लेटर स्टेज पे आएगा। आप क्या समझते हैं कि रियल स्टेट जो है उससे भी उसको टैक्स नेट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वो ऑलरेडी हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, हम टैक्स नेट में हैं, वी आर इन द टैक्स नेट, हम पूरा टैक्स दे रहे हैं। ये पता है मसला कहाँ है? मसला देखें, बदकिस्मती से जब इन्होंने 80s में जब रशिया वार हुई है ना, इनकी सारी इकॉनमी चली है बाहर के पैसे के ऊपर। 70s में 60s में हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमारी इकॉनमी चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ है कि इनको मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई और अमेरिका इनको डॉलर देता गया। वो डॉलर इन्होंने किसी और जगह, किसी इंडस्ट्री पे नहीं लगाए, किसी चीज पे नहीं लगाए। इन्होंने वो डॉलर कुछ बाहर ले गए जो साहब इख्तिदार थे उस वक्त के, और बाकी इन्होंने पब्लिक को खिला दिया और पब्लिक को प्लाट लिया, प्लाट दिया, प्लाट लिया, प्लाट दिया। यही बिजनेस इन्होंने सब किया है और इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज ऊपर ले गए हैं। असूली तौर पे 32,000 या आप नॉर्मल आदमी जो है एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये क्या हुआ है हमारे साथ ज्यादा, ये जो पूरा पैसा आया है उन बदकिस्मती से जो डील हुई है वो गलत हुई है। इन्होंने वो पैसा सारा इन्होंने समझा कि ऐसे ही आता रहेगा, हम खाते रहेंगे।
कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट, कोई इन्होंने उसका नहीं सोचा। बस जो डॉलर लेते गए, खाते गए, कुछ बाहर चले गया, कोई यहाँ रहे। दैट वाज द वर्स्ट थिंग। जब वो रशिया गया है, इन्होंने वो फिर हम भूखे के भूखे, फिर हम कर्जदारों कर्ज सवारों के ऊपर, मुल्क सवारों के ऊपर फिर चल पड़े। हम फिर वही 3 साल आई गवर्नमेंट, मुल्क दिवालिया हो रहा है। मुशर्रफ साहब आए, कुदरती वो अनफॉर्चुनेटली एक और जंग लग गई, उसने हमें 16-17 साल चला दिया है। अब फिर हम भूखे के भूखे वो गए हैं। मसला ये है कि जब तक आप अपने मुल्क का जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे, आपको जीडीपी 26 करोड़ के हिसाब से जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। आप ये हिसाब लगाएं, न्यूजीलैंड है या डेनमार्क है, उनकी 50-50 लाख की आबादी है और 250 बिलियन उनका जीडीपी है। वो कोई बहुत टेक्निकल टेक्नोलॉजी की कंट्रीज नहीं है न्यूजीलैंड, वो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर और नॉर्मल एक कंट्री है, और वो 250 बिलियन 50 लाख आदमी बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बताएं कि 26 करोड़ की पब्लिक के ऊपर आप कितना टैक्स लगा अच्छा, लेंगे? वो कमाई कुछ नहीं रही तो टैक्स कैसे लगाएंगे? जी, अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये जो रिटेलर्स वाला टैक्स है, ये तो दिया जाना चाहिए, लेकिन वो चूंकि शटर पार होती है, लगता है कि रमज़ान है इसलिए सारे ये लोग जो हैं अभी खामोश हैं, और ईद के बाद आपको लगता है कि एक मुज़ाहमत जो है वो इस हवाले से आएगी? सर बहुत ज्यादा। देखिए मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर भूख होगी, जब अभी क्या है कि किसी की सेविंग है, किसी का बाहर गया हुआ है, वो चला रहे हैं। अगर ये जीने से अगर किसी को दो ही काम होंगे, या वो खुदकुशी करके मर जाएगा जो कमजोर होगा, जो स्ट्रांग है वो क्रिमिनल हो जाएगा। दो ही चीजें होंगी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इनको देखें, अगर जितना ये टैक्स लगा रहे हैं, क्या लीडर आए बोले कि भाई हमारी ये मुसीबत है, आप कौम हमारी हेल्प करे। अगर कौम चैरिटी दे सकती है, हम सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाली नेशन है, तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? लेकिन कोई ऐसा लीडर आए जो कहे कि भाई देखो, मैं भी एक वक्त की रोटी खा रहा हूं, आप भी एक वक्त की रोटी खाएं, और वाकई ईमानदारी से एक वक्त की रोटी खाए। और दूसरा वो कहे कि मैं एसी के बगैर बैठता हूं, आप भी एसी के बगैर बैठे, तो कौम उसका साथ देगी। ये क्या है, सारा बोझ देखें, उन्होंने अपना को कम किया नहीं, उन्होंने कुछ कम नहीं किया। मैं ना कोई गाड़ी कम हुई है, ना पेट्रोल कम हुआ है, ना उधर उसके उनके को पीएम हाउस के अखराजात कम हुए हैं, ना सीएम हाउस के अखराजात कम है। कुछ नहीं होगा, ये सारा बोझ अवाम पे डालेगा, और इसका इसका रिएक्शन बहुत बुरा आएगा। आपको फ्रांस का इनकलाब याद होगा, वो ब्रेड का इनकलाब था। आपको क्या लग रहा है, आप चूँकि इस सूरत हाल को बराह रास्त देख भी रहे हैं कि तजारती तबका जो है वो इस हवाले से तैयार है कि अब हमने शटर डाउन नहीं करनी, अब शायद वक्त आ गया है कि जाहिर है कमाते तो हैं, हम अपना हिस्सा जो है वो डालें। देखें मसला क्या है कि कौम टैक्स तो देगी, देना भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपका बजट डेफिसिट है, 14,000 आपकी इनकम अखराजात है और 7,000 आपकी इनकम है। आप मुझे बताएं ये 7,000 अरब कहां से आएगा? 7,000 अरब जो तकरीबन 23 बिलियन डॉलर बनता है, ये कहां से आएगा? आपका डेफिसिट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन कोई 50 से 60 बिलियन का आपका डेफिसिट है। उसमें से 30 बिलियन 35 रेमिटेंस आ जाएगा, बाकी 25-30 कहां से आएगा? जब तक ये दो चीजें आप ठीक नहीं करते ना, वो आपका मुल्क कभी भी अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। फिफ्थ पिलर का बिजनेसमैनों का मकसद ये है कि वी वांट टू कम फॉरवर्ड। आपके आज के फौजी हम हैं, आज की इकोनॉमिक वार के फौजी हैं, और हमें यूज नहीं किया जा रहा। राइट, हम कह रहे हैं कि हम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जब तक बराबर नहीं करते, और जब तक आपका बजट डेफिसिट बराबर नहीं होता, ये गर्दन मरोड़ के खून निकाल के नहीं होगा। ये आपको डेवलप करके चीजें, आपकी जीडीपी बढ़ा के, आपकी प्रोडक्शन बढ़ा के उसके ऊपर टैक्स लें। ये टैक्स की रेशो ना बढ़ाएं, प्रोडक्ट बढ़ा के टैक्स लें, लोगों को काम दे के टैक्स लें। ये गलत है, ऑनेस्टली ये गलत ले रहे हैं, ये कर रहे हैं आप। हमारा जीडीपी कम से कम 1.2 1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। आपका जब 1.3 ट्रिलियन होगा तो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। राइट, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स अगर 10% या 12% भी होगा तो आपके खर्चे तो कवर हो जाएंगे उसमें। अच्छा, ये तरीका ये है, ये फरमाइएगा, ये क्यों नहीं सोचते? हाँ, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो इंडस्ट्री तो ये महसूस करती है कि वो कोई कंपेटिटिव नहीं रह गए बिजली और गैस के बिलों की वजह से, और उसके ऊपर एक हंगामा भी है, और जाहिर है
कि जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम है, जो तजारती तबका है वो इसको कैसे देख रहा है, जो रियल स्टेट में है वो इसको कैसे देख रहे हैं? सर तजारती जो तबका है ना वो डिसअपॉइंटेड है। वो सारे अच्छे लोग जो है बिजनेस अपना बाहर की तरफ सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा जो बिजनेसमैन है बाहर की तरफ, ओनली द बिजनेसमैन देखें, सबसे ज्यादा लॉस एंड प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेसमैन को ही होगा। हमारे यहाँ क्या किया गया है कि बिजनेसमैन को एक सरमायादार जार करके उसके खिलाफ एक कंपेन कर रहे हैं पिछले 40-50 साल के कि सरमायादार जो है पब्लिक का खून चूस गया। ओ भाई सरमायादार, ये अमेरिका की इकानमी किसके ऊपर खड़ी हुई है? सरमायादारों के ऊपर। एक एक सरमायादार आपकी पूरे पूरे रिजर्व से, रिजर्व छोड़े, आपकी पूरी जीडीपी से ज्यादा उनके रिजर्व्स हैं, उनके पास पैसा है, कैश है उनके पास। मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम इस तरह, अगर हम ये सोचते हैं जब तक ये इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे, इंडस्ट्रियल तो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पॉलिसीज उसको बनाने देना। पॉलिसी जो बना रहा है उसको क्या पता है कि इसकी जरूरत क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट की। फिफ्थ पिलर का मकसद ही ये है कि भाई जो आप पॉलिसी बना रहे हैं हमें पॉलिसी बनाने दें, हम आपको जो बना के देंगे, अगर आपको फायदा ज्यादा होता है उसमें, आपको टैक्स ज्यादा आता है, तो आपने सख्त पॉलिसी क्यों बनानी है? अगर आपको जो लॉज बनाने हैं, जो पॉलिसी, अगर हम कह रहे हैं कि मैं इस पॉलिसी से ज्यादा फ्लरिश करता हूं और आपको टैक्स भी डबल आएगा, तो आपको क्या फायदा, आपको क्या नुकसान है, आप क्यों करना चाहते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि आपका जो बजट डेफिसिट है ये बराबर करके देते हैं। हम बिजनेसमैन आपका बजट डेफिसिट बराबर करके दे सकते हैं, और हम बिजनेसमैन आपको जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी हम ही कर सकते हैं। ना कोई ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना कोई आर्मी कर सकती है, ना सियासतदान कर सकता है। हम बिजनेसमैन ये सर्विस आपको दे सर्विस सकते आपको हैं। प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद अली भट्ट साहब। नाजरीन, ये थे चेयरमैन फिफ्थ पिलर आबिद अली भट्ट। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।